अस्सलामुअलैकुम फैसलाबाद। आज की एक नई महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में ये सुबह ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो गर्मी कम होती हुई दिन ब दिन बतदरीज नजर आ रही है। अलबत्ता सूरज जो है वो शहर को आंखें तो दिखा रहा है, लेकिन दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। रात के औकात में हल्की हल्की 2 या 3 नॉट की रफ्तार से हवा जो है वो चलती है, जिसकी वजह से मौसम में अब तब्दीली आती हुई नजर आ रही है। इससे हटके अगर शहर फैसलाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो इंक्रोचमेंट की जद में था फैसलाबाद, और इसके ऊपर एक्शन जो है वो इंतजामिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे लिया गया। और उसके बाद शहर फैसलाबाद का नक्शा तब्दील करने के लिए इंतजामिया मुतहरक होगी। कमिश्नर फैसलाबाद हों, डीसी फैसलाबाद हों, एसी सिटी फैसलाबाद हों, तमाम के तमाम जो है इंक्रोचमेंट को लेके, ग्रीन बेल्ट्स को लेके और सरकारी अराजी को लेके काफ़ी मुतहरक नजर आते हैं और शहर भर के अंदर इंक्रोचमेंट शुरू कर दिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो घंटा करके 8 बाजारों में आ रही हैं। जामिया गली हो, मंदिर गली हो, गुरुद्वारा गली हो, तमाम की तमाम जगहों पे इंक्रोचमेंट को लेते हुए इंतजामिया ने एक्शन किया। क्रेन के साथ ठोस तजावजात जो हैं उनको गिराया जा रहा है। जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि किसी किस्म की सिफारिश जो है वो नहीं मानी जा रही। और रात के पहर में जाके जब दुकानदार घर में सो रहा होता था तो सुबह आके जब वो देखता था तो उसकी दुकान जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी होती थी। महकमा इंतजामिया का ये कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जिसकी रजिस्ट्री हुई है दुकान की, सिर्फ और सिर्फ उसी को छूट दी जाएगी, बाकी कोई रजिस्ट्री जो है उसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा और कब्जा माफिया को नथ डाली जाएगी। लेकिन दूसरी जानब जो ताजर हैं उनका मौकफ भी आपको बताता चलो, ताजर सरापा एहतजाज है। उनका यह कहना है कि उनका क्या कसूर, उनके पास रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं, उनके पास 50-50 साल से वो उन जगहों पे बैठे हैं और वहां पे बिजली के मीटर भी लगे हैं, गैस के मीटर लगे हैं, टेलीफोन कनेक्शंस लगे हैं और इस तरह इसके अलावा वो सरकारी अराजी का के किराया जात भी मुतलका महकमों को दे रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कईयों को तो नोटिस दिए गए, लेकिन कईयों को नोटिस भी नहीं इनका कहना है कि दिए गए, और इसके बावजूद जगहें जो हैं वो गिराना शुरू कर दी। और इसकी वजह से जितने भी ताजर हैं वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। इंक्रोचमेंट के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है उससे जितने भी सुप्रीम अंजुमन ताजरान हो, अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड हो, तमाम के तमाम जो है वो सरापा एहतजाज नजर आते हैं। उनका कहना है कि हजारों लोगों का रोजगार इन शहरों से, इन 8 बाजारों से वाबस्ता था और यहाँ पे जो तजावजात हटाई जा रही हैं, 50-50 घर एक एक दुकान से वाबस्ता थे और उनका रिज्क वहां से चल रहा था। और अगर हट जाती हैं तो इसका मुतबादल क्या मिलेगा उनको? इसके मुतबादल वो अपने घर का रोजगार किस तरह से चलाएंगे? एक शख्स जो वहां पे आके दुकान लगाता है, कपड़ा बेचता है और कपड़े बेचने के साथ साथ वो शख्स 4 बंदों की दिहाड़ी भी देता है और 5 बंदों से मुतल्लिक ये होगा कि 5 खानदान जिनके घरों में 5-5 बंदे हैं, तो 25 अफराद जो है वो इस एक दुकान से रोजी कमा के अपने पेट को पालते हैं। अगर उनको वहां से उठा दिया जाएगा तो उनके रोजगार का बंदोबस्त कौन करेगा? और इनका यह कहना है कि इल्लीगल भी वहां पे नहीं बैठे, वहां पे रजिस्ट्रियां उस दौर के किसी ना किसी डिपार्टमेंट ने की हैं। अगर अब इंतजामिया उनको नहीं मान रही तो पुरानी जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं उनको जो है वो कटहरे में ला के खड़ा किया जाए कि उन्होंने अवाम के साथ क्यों धोखा किया, क्योंकि वो भी सरकारी अफसरान ही थे जिन्होंने इनको इजाजत दी और यहां पे बैठे। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए असलम भल्ली जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं उनको दावत दे रखी है, और उनके साथ साथ फजील हमारे साथ मौजूद है जो कि सीनियर रिपोर्टर है हमारे सिटी 41 के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं बल्ली साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बल्ली साहब, क्या कहेंगे इंक्रोचमेंट के ऊपर जो एक्शन इंतजामिया की तरफ से लिया गया है? किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ताजरों से जानब से किसी हद तक इनके साथ ताउन किया गया, लेकिन जब ठोस तजावजात को गिराने पे बात आई तो ताजर जो है वो सरापा एहतजाज नजर आए। आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुखारी साहब आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आजकल जो शहर में हवा चल रही है, जो कि आपने अपने इब्तिदाइया में बता दिया, उसके ऊपर आपने मुझे बात करने का मौका दिया और आपने मुझे बुलाया। बात यह है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि यहाँ पे एक एक दुकान के ऊपर 5-5 खानदान पलते हैं, और बदकिस्मती ये है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट ने उनको वहाँ पे बैठने की इजाज़त दी हुई है और वहाँ से वो किराया भी वसूल कर रहे हैं। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि वो टैक्स गुजार भी हैं वो दुकानदार,
वो इनकम टैक्स भी दे रहा है और मुतलका डिपार्टमेंट को जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, सूबाई हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है या जिला कौंसिल के कोई टैक्सेस हैं या कॉरपोरेशन को कोई टैक्सेस हैं, वो भी रेगुलरली अदा कर रहा है। इसका मतलब आपने उसको अगर कनेक्शन दिया बिजली का दूसरा तीसरा, तो आपने उसको लीगल स्टेटस दिया है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर स्टेट ने उसको ओन किया है, उससे किराया भी स्टेट के जिम्मेदारान ले रहे हैं और उसको तमाम वो फैसिलिटीज जो किसी रेंटल प्रॉपर्टी को या ऑनर जो होती है प्रॉपर्टी, जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, जो उसको फैसिलिटी दी हुई हैं, वही सारी सहूलियात आपने इनको भी दी हुई हैं 50 साल से। अब यकायक क्या हुआ? ऑनरेबल कोर्ट का हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया की वो सबसे बड़ी अदालत है, और चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया सर आंखों पे। मैं ये समझता हूं कि इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जिस तरह के ये पेट्रोल पंप उन्होंने जड़ावाला रोड पर वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर था, वो उड़ाया। हमारी दुकानें जो हैं वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर नहीं हैं। ये शहर की, आप इस शहर के रहने वाले हैं, शहर की तंग गलियों में जहां कभी हमारी 60 साल पहले रिहाइशें होती थीं, हम तमाम लोग इन गलियों में रिहाइश पजीर थे जो यहाँ के बासी थे, वसनीक थे। और ये जो बड़े गोल और बड़े बाजार हैं, इनमें हमारी कारोबार होते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि आबादी बढ़ी, 1965 में इस शहर की आबादी थी 5 लाख, और ये जब शहर बसाया गया था, ये 1 लाख आबादी के लिए बनाया गया था शहर। अब इस शहर की आबादी 55 लाख है, 80 लाख से तजावुज कर गई। हाँ, मैं सिटी एरिया की अगर खुसूसी तौर पे बात करूं तो वो 55 लाख के करीब है। वैसे तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो 1 करोड़ के करीब करीब पहुंच चुका है। अब 5 लाख के शहर में आप 50 लाख 55 लाख लोगों को अगर एंटरटेन करेंगे या उनको मौके देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने इस तरह ही करना, और फिर ऊपर से आपने उनको खुद फैसिलिटेट किया है, स्टेट ने किया है, उनको रजिस्ट्रियाँ करके दी हैं। हमारे पास औकाफ की रजिस्ट्रियाँ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्रियाँ हैं, जो उस वक्त के कमिश्नर साहबान होते थे उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं। वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स 50 साल पुराने हमारे पास पड़े हैं। और फिर इंतज़ामिया ने जो हमारे साथ ज़्यादती की है वो ये की है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक हमें नोटिस देना चाहिए था, हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। हमारे को जो नोटिस दिए हैं ना, वो नोटिस लगाए गए हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें 28 तारीख को, तो उनके ऊपर डेट पड़ी हुई है 26, और उसके ऊपर 2 दिन का टाइम लिखा हुआ है कि अंदर 2 यौम अपनी तजावज़ात आप खुद हटा लें वरना हम तोड़ देंगे। अब तारीख है 28, नोटिस आप 26 तारीख का उसके ऊपर डाल के 2 दिन का टाइम डाला, 5 बजे शाम को 28 तारीख को नोटिस लगते हैं, और रात को जो है ना वो उसको दुकानों को गिराना शुरू कर दिया जाता है। यानी आपने उनको मौका ही नहीं दिया अपना मौका बयान करने के लिए। हम अपना रोना रोते, हम अपनी बात करते, आप हमारी बात सुनते। रियासत माँ जैसी होती है, और माँ के अगर 10 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे हों, उसका घर छोटा हो, उसकी गोद में 2 बैठते हैं तो 2 वो साइड पे भी बिठाती है। इसी तरह इन्होंने, स्टेट ने ये अगर किया कि आपने उनको जगह दे दी रोड साइड के साथ या उन तंग गलियों में जहां से कोई गुजर नहीं है, मैं दोबारा दोहरा दूं, उन गलियों में ना कोई रिटेल का घाक आता है हमारा परचून का, ना उधर से कोई गुजरगाह है, ना उधर कोई रिहाइश है। वो तंग छोटी गलियां जो कभी हमारी रिहाइशें होती थी, अब मैं बल्ली साहब ये पूछना चाहूंगा, आप इस एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर आपको कोई एप्लीकेशन देनी चाहिए, जो अगर इंतज़ामिया, आपका कहना है कि गलत जो है वो इंक्रोचमेंट हटा रही है, उन लोगों के पास प्रूफ इस चीज़ के मौजूद हैं, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, तो उनको आप पंच करें, एक अपील तैयार करें और वो करें, क्यों नहीं कर रहे आप? वो हर जगह में मौका ही नहीं दिया गया है। जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ यही है जनाब। 2 दिन का मौका, जो 2 दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर तय किया गया कि 2 दिन का आपके पास वक्त है। इन 2 दिनों में आपने अपील क्यों नहीं दायर की? आपको करनी चाहिए थी। अगर वो करते, कोर्ट के कोई अहकामात होते, तो शायद इंतजामिया किसी हद तक रुक जाती। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि ये परसों का वाकया है जो 2 दिन का हमें टाइम मिला, और परसों रात 8 बजे मिला। कल का दिन था, कल के हमारे बंदे जो हैं वो लीगल जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कानून है, उसको देख रहे हैं, अपने वकला के साथ मशवरे में हैं। हमारे बंदे गए हुए हैं कोर्ट की तरफ, हम रिजू कर रहे हैं, मगर हमें इसलिए
कोर्ट से नीचे जो है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि ऑर्डर है। असिस्टेंट कमिश्नर का भी यही कहना है कि ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है। मगर वो उनको डिफाइन तो करना चाहिए था। उनको ये, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जाते ही आप इनको मशीनें चला दें, उन्होंने ये कहा कि आप इंक्रोचमेंट को खत्म करें। और उन्होंने अगली जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट डाली है वो तकरीबन 15 या 18 दिन या 22 दिन बाद की डाली है। आपके पास, इंतजामिया के पास 22 दिन 20 दिन का टाइम था। आप हमें 10 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का नोटिस देते। आपने हमें नोटिस नहीं दिया। आपने शाम दोपहर को 10 बजे नोटिस लगाए हैं जामिया गली में, वो उसमें गुरुद्वारा गली में, और शाम को 5 बजे आपकी मशीनें आ गई हैं। और उन्होंने वहां पे, आप देखें कि कब्रिस्तान का मंजर है, वहां पे ऐसे लगता है जैसे बमबारी हुई है। अच्छा, इन्होंने एक साइड गिरानी थी जो इनके मुताबिक इनलीगल है, जो बकाया उधर लीगल जो सारा कारोबार बिजनेस हो रहा था, उनका बेचारों का क्या कसूर था? इन्होंने उनको तो नहीं गिराया, मगर जो वहां पे माहौल बन गया है, वो वहां पे 10 दिन तक, 15 दिन तक फेस्को वाले कहते हैं हम बिजली नहीं फराहम कर सकते। जिस तरह उधर तारों की तोड़फोड़ हुई है, या जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और जिस तरह वहां मट्टी और गर्द और जो कुछ मलबा बिखरा पड़ा है, अगर आपने ये करना ही था तो आप इसको स्टेट तरीके से करते, कोई ऐसा मेजर लेते कि जो हमको भी ऑन बोर्ड लेते और बाकी दुकानदारों का नुकसान ना होता। वहां से करोड़ों रुपया टैक्स जाता है एक मार्केट से, और ये होलसेल की मार्केटें हैं। होलसेल का मतलब है कि हम पूरे पाकिस्तान को वहां से कपड़ा सप्लाई करते हैं, इन 3-4 मार्केटों का जिनका आपने जिक्र किया, गुरुद्वारा गली, मंदिर गली, जामिया गली। और इनमें अगर लगे हुए वो दुकानें थी तो 50 साल पहले क्यों लगने दी भाई? उनको क्या पनिशमेंट है जिन्होंने लगने दी? सारा गुनाह हमारा है, सारा कसूर हमारा है। कसूर तो इसमें वो मुतलका अफसर का है या उस मुतलका महकमा का है कि अगर कल को ये हटनी थी तो वहां पे अड्डे लगाने की इजाजत क्यों दी गई। फजील हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, आप क्या कहेंगे इस मौजू के ऊपर? इनका ये मौकफ है कि अगर ये इल्लीगल जगह थी तो इल्लीगल काम करने की गवर्नमेंट के इदारे ने इजाजत दी, इनको क्यों इजाजत दी, तभी इजाजत नहीं देनी चाहिए। देखिए हनान, सबसे पहले तो फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो बड़ी देर से लोग मुंतज़िर थे इस चीज़ के। ताजर खुद कहते थे कि जो इंक्रोचमेंट है बाज़ारों से वो ख़त्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक फ़ैसला दिया कि हमारे शहर को सरसब्ज़ बनाया जाए, उसको जो भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको साफ़ किया जाए, जो इंक्रोचमेंट उनके ऊपर है उसको ख़त्म किया जाए। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, उस फैसले को हमारी इंतज़ामिया जो है वो ना तो मेरे ख्याल में खुद समझ सकी है और ना ही आगे लोगों को समझा सकी है कि आखिर वो फैसला है क्या। अब वो ग्रीन बेल्ट्स का सबसे पहले इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद अब दुकानों के ऊपर, जैसे बल्ली साहब बता रहे थे कि वो लोगों की रहायशगाहें थी, और रहायशगाहों में उन्होंने फिर अपना कारोबार शुरू कर लिया। जैसे जैसे छोटा पड़ता गया शहर, आबादी बढ़ती गई। अब अगर ऑपरेशन करने के लिए एसी सिटी जाते हैं, कचहरी बाजार से गुजर के जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट आपको नज़र आती है कचहरी बाजार में। वो जो दुकानों के आगे फट्टे लगे हैं उनको क्यों नहीं उठवा रहे? दुकानें बनी जो हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है, वो फट्टे सबसे पहले उठवाएं, वो इंक्रोचमेंट में नहीं आते। अगर आपने बनी दुकानें जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स घंटा करके जो 8 बाजार हैं उधर से इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को। और जो आपने बात की है कि हुकूमत ने इजाज़त दी, सबसे पहले अगर वो इंक्रोचमेंट थी, वो कोई इलीगल जगह हो तो उसको कोई ना कोई महकमा रोक देता होता है। सबसे पहले फेस्को ने मीटर लगाने की इजाज़त दे दी, खुद कनेक्शन दिए उधर। उसके बाद फिर रेवेन्यू ने टैक्स खुद उधर से लिया। महकमा औकाफ को वो दुकानदार किराए दे रहे हैं। महकमा औकाफ किस चीज़ का किराया ले रहा था? उस नाजायज़ जगह पे वो काबज थे इसलिए किराया लिया जा रहा था। ये समझ से बालातर हैं चीज़ें। और अगर इंतज़ामिया 2-4 दिन का ताजरों को वक्त देती, उनके साथ बैठती, समझाया जाता। और एक और चीज़, मैं बाज़ार में एक दिन गया था, ताजर उधर एहतजाज कर रहे थे वो गुरुद्वारा गली के, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे बली साहब। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कि अगर आपने कभी इधर ये दुकानें उठवाई, बाज़ार को साफ़ किया, तो सबसे पहले जो दुकानदार यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं इनको मुतबादल जगह दी जाएगी। वो जगह मुतबादल देने के बाद आपने ऑपरेशन करना। वो तो मुतबादल जगह क्या, उनको वक्त नहीं दिया गया कि वो अपना कपड़ा ही उठा के बाहर कहीं रख लें, घरों में ले जाएं, करोड़ों का कपड़ा उनका अंदर पड़ा और आप ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले आपको जिस चीज़ का कोई भी ऑपरेशन करना होता है, आप
उन लोगों को एतमाद में लें, कम से कम वो अपना कपड़ा तो उठा लें उधर से। अब यकीन करें कि वो रोने वाले हुए हैं लोग उधर जिनका उधर कारोबार था। अब एक तो उनका नुकसान ये हो रहा है कि वो दुकानों के अंदर बैठे थे, उनकी दुकानों पे जो खर्चा हुआ था वो नुकसान हो गया। सबसे बड़ी जो वजह ये है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि आगे हम करेंगे क्या। कारोबार तबाह हो गया उनका। दुकान अगर देखें, एक जगह पे एक बंदा अपना फट्टा ही लगा के बैठा है, उसको उधर से उठा दिया जाए, एक माह तो लग जाता है उसको घर सोचने में फट्टा ही इतना कीमती लगता है। जनाब, मैं आपके गोशगुजार इस हवाले से कर दूं कि वो खोखा सिर्फ और सिर्फ उखाड़ने से उनके कारोबार तो तबाह हुआ है, लेकिन वो खोखा 2-2 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ है उन्होंने। अब 8-8 बंदे जिनके फर्स्ट ऑनर से खरीद चुके हैं जो, और जिसका तो वहां से खोखा उखड़ा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गई ना उसकी। बल्ली साहब से इस हवाले से पूछना चाहूंगा, बल्ले साहब, वहां पे 2-2, 3-3 करोड़ के अंदर खोखा बिकता है और कई खोखे जो हैं वहां से उखाड़े गए, और जहां पे लोगों का रोजगार बंद हुआ है, एक किस्म की उनकी प्रॉपर्टी भी, जो कीमती प्रॉपर्टी है, वो भी जाया हुई। इस हवाले से जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। असलम बल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले उनके साथ जो तजावजात की जद में ठोस दुकानें जो हैं वहां से हटाई गई हैं, जितने भी खोखे वहां से उठाए गए, उनकी कीमत के हवाले से और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बली साहब, करोड़ों रुपए की वो दुकानें थी, एक एक खोखा 1.5-1.5, 2-2 करोड़ का था। उसके फुटों के हिसाब से साइज जो होता था वो कीमत तय करती थी उसकी। क्या कहेंगे आप इससे? जहां कारोबार बंद हुआ, करोड़ों का नुकसान भी तो उनको हुआ। जी सर जी, इसमें ये है, सबसे पहले तो ये मैं ज़रा करेक्शन कर दूं कि वो अब उनकी हैसियत या जो उनकी इस वक्त जो पोजीशन थी वो खोखों की नहीं थी। पहले जब लगे थे ना, उस वक्त वो लकड़ी के खोखे लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, इन्हीं डिपार्टमेंट्स ने, औकाफ ने या कारपोरेशन ने उनको इजाज़त दी, वो पुख्ता दुकानें बन गई थी और डबल डबल स्टोरी बनी हुई थी दुकानें थी वो 1.5-1.5, 2-2 करोड़ की बिलाशुबा थी। एक तो उनका वो नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान इसके टूटने से ये हुआ कि हमारी सारी, बुखारी साहब, उधार की इकॉनमी है। हमारे जितना बिजनेस होता है ना, वो लेने देने पे होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का हर कारोबार में उधार चलता है। उन खोखे वालों से या उन दुकानदारों से जिनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, जिनको इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उनकी एक एक दुकान से हो सकता है लोगों ने करोड़ों रुपया भी लेना हो। टेक्सटाइल मिलों वालों ने, प्रिंटिंग वालों ने, साइजिंग वालों ने, क्योंकि वो जिनकी प्रोडक्ट वे बेचते थे, वो पैसे वो बेचारे कैसे अदा करेंगे? वो उनका तो कारोबार ही बंद हो गया। उनके तो जो कारोबारी रवाबत थे वो सारे के सारे फेक हो गए, ख़त्म हो गए। अब वो नहीं अगर होंगे तो वो पैसे जो हैं वो करोड़ों रुपया होगा, अरबों रुपया होगा, जो लोगों का डूब जाएगा और इतना बड़ा ये बहरान बनेगा। पहले ही हम तो 4 महीने को उसमें रहे हैं, कोरोना में। हमारी तो इकॉनमी पहले 20% पे आ गई हुई है, और इस हरकत से हमारा बिजनेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और 65% जो बिजनेस टेक्सटाइल का है, खुसूसी तौर पे ये मार्केटें भी सारी की सारी टेक्सटाइल के मुतल्लिक़ हैं। वो तो बेचारे जो हैं, उनके घर तो मैं नहीं समझता कि उनके घर खाना भी पकता होगा। और वो एक कल बुजुर्ग थे हमारे साथ, मैंने उनको एसी सिटी के पास भी परसों पेश किया। इतनी इतनी उन बुजुर्ग की दाढ़ी है, वो फिजिकली, खुदा की कसम, घंटाघर चौक में रो रहे थे कि मेरे तो घर में क्या होगा मेरे में। और उनकी उम्र होगी तकरीबन 70 साल के करीब। ये जुल्म हुआ है। इन्होंने हमें मौका नहीं दिया, इन्होंने हमें मुतबादल जगहें नहीं दी, इन्होंने हमारे किसी पेपर को नहीं माना, बल्कि हमें तो ये समझ लें कि सफाई का मौका भी नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी अदालत होगी जो मौक़िफ़ सुने बगैर सजा दे दे। हमारे साथ तो ये हुआ कि हमारा मौक़िफ़ जाना ही नहीं गया, हमें सुना ही नहीं गया, हमारी डॉक्यूमेंट्स को चेक ही नहीं किया गया, और हमारे ऊपर, और ऊपर से एक और चीज़ हुई, अगले दिन ही जब इन्होंने वो गुरुद्वारा गली में दुकानें गिराई हैं, उससे अगले दिन इन्होंने कचहरी बाज़ार में ऑपरेशन किया है, और वो रात को किया 1:30 बजे। मुझे नहीं समझ आती कि रात को 1:30 बजे जब लोग घरों में सोए हुए थे, उनको नोटिस भी कोई नहीं था, तो रात के 1:30 बजे आके आप उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। यार आप हमें, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, शहर के शहरी हैं, ताजर हैं, यहाँ के इकॉनमी को चलाते हैं, हम करोड़ों अरबों रुपया टैक्स देते हैं। हमने, आपने इतना घटिया और तीसरे दर्जे का शहरी समझ लिया, ये सलूक किया आपने हमारे साथ, जबकि हमारी इंतज़ामिया, मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब, डीसी साहब और इसी साहब बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ उनका बड़ा ही अच्छा लाइजोन है। हर मामले में वो हमें बुला लेते हैं, हर मामले में हमसे मुशावरत करते हैं। हमारा कोई मसला होता है हम लेके जाते हैं, फ़ौरन हल करते हैं।
भाई इस मामले में क्यों नहीं हमें आपने ऑन बोर्ड लिया, क्यों हमारा इतना नुकसान कर दिया, क्यों आपने हमें सड़क पर ले आए आप। हम तो ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान जब बना था, हिजरत हुई थी, वो हमारे हालात हुए पड़े हैं। हमारे लोग रात को चौंक कर उठते हैं अगर सो जाते हैं तो, अव्वल तो सोते ही नहीं है। अब ये सारे मामला जिस तरह इन्होंने टैकल किए हैं, हैंडल किए हैं, बिल्कुल इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए। फजील साहब ने जिस तरह कहा, मैं 1000% इनके साथ एग्री हूं और चाहता हूं कि शहर से इंक्रोचमेंट खत्म हो। मगर उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपकी आबादी बढ़ी है, आप नई मार्केटें आबाद करें, आप नए प्लाजे बनाएं, आप नई जो है कॉलोनियां, नए शहर आबाद करें। सारा बोझ, सारा लोड हमारे 8 बाजारों के ऊपर है और 8 बाजारों के लोड को हमारी तो रैशें जो बाहर गई वो भी कारोबार में तब्दील हो गई। अब तो गुंजाइश ही नहीं है वहाँ। एक एक दुकान जो पहले कभी 10-10, 15-15, 20-20 फुट जिसकी चौड़ाई होती थी, 3-3 भाई जब आपस में अलहदा हुए तो वो 4-4 फुट की तो दुकानें रह गई हुई हैं। वहाँ तो अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि किसी किस्म का कोई बंदा समाए। और अगर ये इन्होंने उनको गैर कानूनी थे ये सारे हमारे खोखे भी, हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इनको इन्होंने ख़त्म करने से पहले उनको नोटिस क्यों नहीं दिए, उनको इंटरटेन क्यों किया, सारे महकमा जात ने उनके साथ जो है सारी सहूलियात क्यों दी, और अगर दी थी तो उनको क्या सज़ा मिलेगी या उनके लिए क्या कोर्ट ने या हमारी इंतज़ामिया ने उनके लिए क्या किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी हवाले से फजील से भी जानते हैं। फजील, आप क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन इनका गैप कहां पे आ रहा है? इनका कहना है कि इंतजामिया ने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। इस हवाले से आखिर क्यों नहीं लिया, गैप कहां पे आया? देखें, कम्युनिकेशन गैप तो यहाँ पे ही नज़र आ रहा है हनान के, जब इंतज़ामिया के पास हमारी आला अदालत का कोई नोटिस आया, अहकामात आए हैं, तो वो सबसे पहले कारोबारी तबके को अपने ऑन बोर्ड लेते, उनको बताते कि जी ये हमारे आला अहकामात आए हैं आला अदालत से, तो आपकी ये इंक्रोचमेंट जो है ये हमने गिरानी है, इससे पहले अपना इंतज़ाम करें आप। और ये एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप एक कारोबार को एक जगह से उठवा रहे हैं तो आप फिर उसको दूसरा मुतबादल दें, क्योंकि आप उससे टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो आपकी मईशत में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो टैक्स, अगर टैक्स नहीं अदा कर रहे तो फिर आपको उनको टैक्स के ऊपर पकड़ें। आप ये नहीं है कि अब इंतजामिया उठ के उनके कारोबार बंद करवाने लग जाए। अब ये देखें कि जैसे आपने कहा था, ये भी देखा जाता है कि इनका ये कहना है कि मार्केट्स दूसरी जगह बना के दी जाएं। यही बात मैं करने लगा था कि अगर ये तमाम होलसेल का जो बिजनेस घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर है, इसके लिए एक मार्केट बना दी जाए। कोई रकबा हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा टेंडर पड़े हैं, जंग रोड की तरफ आप निकल जाएं, बहुत ज़्यादा जगह पड़ी हैं, आप उधर एक मार्केट बनाएं, इनको उधर निकाल दें कि भाई यहाँ से निकलें आप, ये इंक्रोचमेंट हम शहर को अच्छा बनाएंगे, इसको साफ़ सुथरा बनाएंगे। ये खुद लोग चाहते हैं कि ये घंटाघर हमारा एक विरसा है, हम पहचान है पाकिस्तान की, सिर्फ फैसलाबाद की पहचान नहीं। घंटाघर में तो आप सफाई करवा नहीं सकते, उधर जाकर देखें इतना इतना घास उगा हुआ है, गंद पड़ा है, उसके फुहारे बंद पड़े हैं, उसके कैमरे सीसीटीवी कैमराज लगवाए गए थे 8 बाजारों के लिए, वो बंद पड़े हैं। तो सबसे पहले तो उस विरसे को आप उससे शुरू करें ना, उसको ठीक करें, उसके बाद बाजारों के अंदर निकलें, कारोबारी तबके को बाहर निकालें, मार्केट्स बना के दें, ये उधर अपना कारोबार करें। जिसने खरीदनी है चीजें, जिसने कारोबार करना है, वो होलसेलर के पास 10 किलोमीटर और आगे भी जाके ले सकता है। ये जितनी भी हमारी तहसीलें हैं वो लोग इधर से आके लेते हैं ना होलसेल पे, या फिर शहर के थोड़ा हटके जो मार्केटें वो इधर से खरीदते हैं, वो 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। अगर वो 10 दिन का स्टॉक लेके जाते हैं, वो 20 दिन का ले जाएंगे कि 20 दिन बाद आ जाएंगे। इसके लिए कोई ना कोई आपको मुतबादल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सारे ऑपरेशन करें। ऐसे तो कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग तो पहली गुर्बत से मर रहे हैं जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि लोग तो वैसे ही पिस के रह गए हैं, कुछ भी नहीं। आप ये देख लें कि फैसलाबाद में हम खुद यहाँ पे पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन 4 तहसीलें हैं फैसलाबाद की, चारों तहसीलों को जाने वाले रोड्स, मुझे कोई रोड एक साफ दिखा दें, कोई एक रोड साफ दिखा दें जो ठीक बना हो। सब रोड आपके टूटे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वहां पे एक और चीज फजील देखने को मिली कि जिन गलियों के अंदर इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन लिया गया, खोखे वहां पे गिरा दिए गए। खोखे गिरने की वजह से, मलबा पड़े होने की वजह से वो दुकानदार जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में बैठे हैं उनका बिजनेस ठप हो गया। अब जब तक वहां पे सफाई नहीं होगी वो दुकानें नहीं खोल पाएंगे। तारें, बिजली की तारें जो हैं वो लटक रही हैं वहां पे,
कोई जानी हादसा होने का खदशा जो है वहाँ पे मौजूद है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, खदशात बहुत ज़्यादा हैं। जानी, जिसका कारोबार हो जाए वो तो वैसे ही मर रहा होता है। जिसने रोज़ाना की बुनियाद पर कमा के अपने बच्चों का पेट पालना, अगर उसकी दुकान बंद हो जाए और उसको ये भी पता ना हो कि ये खुलनी कब है, इसको मैं स्टैंड कब करूँगा, उसके लिए तो वही मौत का मंजर होता है। इंक्रोचमेंट बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा फैसला, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है ये इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया को इस चीज़ को खोल के बयान करना होगा कि हमारे पास अहकामात क्या हैं और कहाँ कहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाने का कहा गया। अगर आप एक को छोड़ के दूसरे की इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाते हैं, उसकी दुकान बंद करवाते हैं, तो वो चीखेगा। इनका ये कहना है कि फैसलाबाद के अंदर स्टार्ट ही सबसे पहले घंटाघर के 8 बाजारों से लिया गया। पूरे शहर के अंदर इंक्रोचमेंट अगर खत्म करनी थी तो दूसरी जगह से शुरू होता होता हमारी तरफ आता, शुरू ही यहां से किया गया। वली साहब का ये कहना था, मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ये पॉइंट जो है उठाया था कि आप तब तक हमें टाइम देते, क्योंकि ये कमर्शियल मार्केट्स थी, हम और दूसरे शहर में शुरू करते, तब तक हम इनका कोई बंदोबस्त करके देन आपको इजाजत मिलती कि आप इसको जो है वो इंक्रोचमेंट को खत्म कर सकते हैं। देखें, अगर आप बाजार के अंदर एंटर होते हैं, एक खुला बाजार है, मेन बाजार, आप मेन बाजार को छोड़ के गलियों में जाके ऑपरेशन कर रहे हैं, ये बनता ही नहीं है। ये बल्ली साहब आपको बेहतर बताएंगे कि वो मेन बाजार से गुजर रहे हैं, उधर फट्टे लगे हैं, इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा, मोटरसाइकिलें लगी हैं, पार्किंग प्लाजा आपसे बन नहीं रहा, और आप गलियों के अंदर जाके दुकानें ही गिरा रहे हैं। ये कहाँ का फैसला? बल्ली साहब क्या कहेंगे आप? घंटाघर से इंक्रोचमेंट की तजावजात जो हैं उनको खत्म करने की शुरुआत की गई, इसके ऊपर आपने काफी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे मीटिंग के ऊपर। सर, लॉजिकली तो ये बनता नहीं था जो इन्होंने किया है। मैं कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ। आप जितनी सरकारी लैंड बाहर पड़ी है ना मेन रोडों पे या मजाफात में, जैसे आप पहाड़ी वाली ग्राउंड का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, साबरिया सराजिया स्कूल है हमारा, वहाँ पे स्कूल की दीवार के साथ बेशुमार जो है ना ये फ्रूट के बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। छोटे नहीं, रेडी नहीं है, छाबड़ी नहीं है, पूरा पूरा स्टॉल, पूरी पूरी दुकान सजी हुई है। वो तो इनकम टैक्स भी नहीं देता, वो तो किराया भी नहीं किसी को दे रहा। हम तो अगर यहाँ पे बैठे हुए थे तो किराया दे रहे थे, करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे थे और बाकी वाजिबात भी अपने अदा कर रहे थे। वो क्यों नहीं नजर आए? उन रोडों से ये हमारी इंतजामिया रोज नहीं गुजरती, वहां पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हाँ, सिर्फ एक इसका जवाब एसी साहब ने ये दिया था कि नहीं, ये आपको वली साहब गलत फहमी है, हमने पहले बाहर भी किया होगा, फिर हमें तो नजर नहीं आया। अब जो कल वो गुलाम अहमदाबाद वाले जो लोग थे ना, वो जिनके 192 घर हैं गालबन, उनको भी गिराने के इन्होंने नोटिस दे दिए हैं। वो गरीब आबादी है और कहीं गुलामाबाद की वो परली को कॉर्नर है जहाँ पे कोई सरकारी अराजी पड़ी थी। वो जैसे मैंने पहले कहा कि जब आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो वो जाएंगे कहाँ? जैसे कराची में हुआ, नालों के ऊपर नहीं बने घर, जाना तो दूर बल्ली साहब, जिनके पास पैसा ही नहीं है, ना तो रेंट देने के पैसे हैं और ना ही जगह खरीदने के, वो क्या करेगा? तो फिर रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, रियासत मां नहीं है। अल्टीमेटली यही तो मसला है कि आज आके बात पड़ती है रियासत पे, हुकूमत पे। हुकूमत ने क्या किया? अब आप सरकारी लैंड लेके वहां पे होलसेल मार्केट अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो मुतलका डीसी या ऐसी तो नहीं, वो जब तक हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होगी उस काम में, वो काम किस तरह से होगा? हुकूमत को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत के लिए आप कोई पैगाम जारी करें, कोई MP MNA इकट्ठे करें, उनके साथ मीटिंग करें, आला अफसरान से मिलें, अहदेदारों से मिलें, चीफ मिनिस्टर से मिलें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बात जाएं, उनको अपनी सूरत हाल से आगाह करें। जो आप काम कर रहे हैं कोर्ट के मामलात के ऊपर वो भी करें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए कोई इनिशिएटिव्स आपको लेने चाहिए। सर, इसके ऊपर मैं गुज़श्ता 5 से 10 साल पहले की बातें करता हूँ। जब से माशाल्लाह आपका 41 चैनल आया है, मेरे जितने भी प्रोग्राम इस मौजू पे हुए हैं ना आपके साथ, या जितनी भी नशिस्त हुई हैं, उनको आप निकाल के देख लें। मैंने हमेशा ये स्टांस लिया है और ऊपर तक जहाँ तक में हमारी पहुँच हो सकती है हमने वहाँ तक ये पैगाम दिए। हमने अपने मिनिस्टरों को, अपने MP MNA हजरात को, सबको ये कहा है कि हमें खुदारा बाहर शिफ्ट कर दें, हमें कहीं ऐसी आबादी बना दें कि हम इस शहर को वॉकिंग बना दें, पैदल आए, गाहक अपना आए, ये फूड स्ट्रीट बनी हो, इस तरह का माहौल हो जिस तरह टर्की में हम सुनते हैं, दुबई में सुनते हैं, यूरोप में सुनते हैं। मगर यहाँ कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। चूँकि हम ईजी टारगेट हैं इसलिए हम पे चढ़ दौड़े। वो बात जो फजील कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई शानदार है, मैं उसको सराहता हूँ।
मगर उसके ऊपर जो अमल दरामद हो रहा है ना, या जो को ट्रैक इनको लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो दुरुस्त नहीं है। वो ट्रैक जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इंतज़ामिया के तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, गुलाम अहमदाबाद में बहुत सारे घर होंगे जिनको अब गिराया जाएगा, और ये खबर सुनते ही, ये नोटिस उनको मिलते ही चीखों पुकार जो है उनके घरों से सुनी जा सकती है। और इस कदर परेशान है, इस कदर वहाँ के लोग परेशान हैं कि आखिर अब वो कहाँ जाएं, किस तरह से अपने सर्कल को चलाएंगे, क्योंकि अगर वो बेघर हो गए तो खुले आसमान के नीचे उनको रात गुजारनी पड़ेगी, और खुले आसमान के नीचे जब रात गुजारनी किसी को पड़ती है, वो बेघर होता है, तो वो किस तरह की स्ट्रेस अपने सर के ऊपर लेता है, साइकोलॉजिकली किस तरह से डिस्टर्ब होता है। उसे पता होता है कि उसके बच्चे कहाँ से जो है वो खाना खाएंगे। वो 192 घर जो गिराए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी कर पाते हैं। जब वो बेघर हो जाएंगे, खाना भी पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पाएंगे, बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं होगी, फिर इस माशरे में जो है वो खुदकुशियों के रुझान बढ़ते नजर आते हैं, चोरी डकैतियों के रुझान बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस मामले के ऊपर फजील के साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। फजील, क्या कहेंगे आप, जो इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग बेरोजगार थे और अब बेघर भी हो जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए नान, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं ना, उसके ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। 152 घर आप बता रहे हैं, अब उनका क्या कसूर है कि उन्होंने उधर कुछ पैसा लगा के अपना घर खड़ा कर लिया, छत बना ली, अपनी बच्चों के लिए एक पर्दा बना लिया कि हम यहाँ पर रहेंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो बड़े दावे करते रहे जो 50 लाख घर बना देंगे, आप तो बने गिरा रहे हैं। जो लोग 2 वक्त का अपना खाना नहीं खा सकते, उनके बने घर गिराए जा रहे हैं, ये जुल्म है। उन लोगों का क्या कसूर है? उनको कहाँ जाएंगे, वो किधर रहेंगे? वो आखिर वो फिर सोएंगे नहीं रात को, वो चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे। आप फिर कहेंगे जी माशरे कैसे दुरुस्त होते हैं? माशरा हमेशा रियासत दुरुस्त करती है। अब रियासत कहे जी मैं इतने घर बना के दूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, नौकरियों वाले भी फारग हो गए जैसे ही हुकूमत आई, जिनके पास थी नौकरियां, जो जिनके घर बने हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे समझ नहीं आ रही। वो गरीब लोग जाएंगे कहाँ, वो क्या करेंगे फिर? ये हर बंदा इजीली सोच सकता है कि जब किसी का घर गिरा दिया जाए, वो उसके पास 2 वक्त का खाना भी ना हो, तो वो फिर क्या करेगा? उसने जुर्म की तरफ जाना है, उसने ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि उसको भी सुकून चाहिए। हर बंदा जिंदगी में सुकून चाहता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर किसी का ये होता है कि मैं कोई अच्छी जिंदगी गुजार लूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बली साहब से पूछते हैं। बली साहब, जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है, बहुत सारे मामला पे बहुत तंगियाँ ताजरों को, आम आवाम को, गरीब इंसान को भुगतना पड़ी है। रियासत मदीना की बात की जाती थी, क्या ये है रियासत मदीना? रियासत मदीना का नमूना तो आपने देख लिया। आए मेरे साथ गुरुद्वारा गली में, मैं दिखाऊं, वहाँ पे तो ऐसे है जैसे इंडिया ने हमला किया हुआ है। ये रियासत मदीना है हमारी। और मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी जमात का नुमाइंदा हूँ, ना मेरे को सियासी अज़ाइम है, मगर ये 2 सालों में जो हमने ताजरों ने मुश्किलात झेली हैं ना, वो मेरा ख्याल है हमने पिछले 40 साल हो गया, मुझे भी बिजनेस करते, हमने ऐसे हालात नहीं देखे। बड़ी सारी गवर्नमेंटें आई, बहुत सारे आमर डिक्टेटर भी आए, और पॉलिटिकल जो गवर्नमेंटें थी, हुकूमतें थी, वो भी आई। हमने इतने बुरे हालात इन 2 सालों में जो ताजरों ने फेस किया ना, वो हमने कभी कभी नहीं किया, और हमें अल्फाज नहीं मिलते कि हम क्या कहें। और दूसरा ये है कि अभी भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे MNA MPs जो है ना, उनको अगर कोई गुजारिश करते हैं ना, तो वो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो भी हेल्पलेस है, वो भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। चाहते हैं क्योंकि वो अवामी लोग होते हैं, उन्होंने इसमें आना होता है, सियासत में उन्होंने वोट भी लेने होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हर बंदे के साथ लाइजोन रखें, उनको साथ मिला के चलें, मगर शायद उनके ऊपर कुछ सुनता नहीं है, इसलिए वो हेल्पलेस जिस तरह नज़र आते हैं। हमारा कोई मामला, ये पिछले दिनों में फूड अथॉरिटी ने चढ़ दौड़ी जनाब उस पर, हमारी गला मंडी पे आ गई, दालें महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, गरीब आदमी का राशन जो है वो पहले पूरा नहीं होता। अब ये जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम ताजर लोग भी जो है ना, वो भी उन लोगों में आ जाएंगे जो बेचारे रोड पे होते हैं।
मेरा एक मुतालबा है कि जो इन्होंने दुकानें गिराई हैं उनको उनका मुआवजा दिया जाए, उनको उनका मुतबादल दिया जाए, आइंदा के लिए ये ऑपरेशन बंद किया जाए, हमारे साथ बैठ के एक मामला, एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए, उसके ऊपर हम अमल करें। अभी एक इन्होंने परसों जब हमने एसी सिटी से बात की तो उन्होंने एक कमेटी जो बनाई हुई है उसमें उन्होंने ताजरों के 3 नाम जो है ना शामिल करने का उन्होंने वादा किया, जिसके नाम आज हमने उनको भेजने हैं। अच्छा बली साहब, इसके ऊपर रजिस्ट्री वेरिफिकेशन के मामलात के ऊपर जो गुफ्तगू हुई, मुतमिन है आप उस पर? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्री जो है वो देखें जी, अगर औकाफ ने दी हुई है किसी, लेकिन वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से ये क्लियर कट बता दिया गया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो भी रजिस्ट्री होगी उसको नहीं माना जाएगा। जी जी, यही उन्होंने कहा। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप बनाएंगे? क्योंकि जो कमेटी बनी है उसमें तो ये क्लियर कट वहां पे तय हो गया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक्सेप्ट होगी, बाकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। जो रिजेक्ट की जाएंगी उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? उनके लिए हमारा तरीक़ेकार या हमारी ज़हन में जो सोच है कि हम पहले तो इनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो भी अथॉरिटी है, अगर तो वो सरकारी अथॉरिटी है, वो सियासी आदमी नहीं है कि किसी MNA MPA ने या किसी मिनिस्टर ने इसको लिख के दे दिया तो ये बैठा हुआ है, वो आप एक्सेप्ट ना करें। अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, अगर कॉरपोरेशन है, औकाफ है, अपना अल्लाह आपको नेकी दे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, या कोई मुतलका डिपार्टमेंट जिसकी वो लैंड है, जो उसका जिम्मेदार है, अगर वो ओन करता है कि ये मैंने की हुई है और वो जाली नहीं है, फेक नहीं है, मैंने अपने पल्ले से बना के नहीं दी, मजाज ऑफिसर के साइन नहीं है नीचे, तो फिर हम उसको फेक मानेंगे। अगर उसके ऊपर मजाज अथॉरिटी के दस्तखत मौजूद हैं और मजाज अथॉरिटी के रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने ये दी हुई या की हुई है, तो हम उसको जाली नहीं मानते, हम उसको असली मानते हैं। जाली उसको ही मानेंगे जो मैंने घर से अपने पेपर बना के। अच्छा, मुतलका महकमा जिसने वो रजिस्ट्री दी होगी उसके खिलाफ कोर्ट में कौन जाएगा? हम जाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम उनको, जिस तरह हमें हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, हम उनको अदालतों में घसीटेंगे, हम लेके जाएंगे अदालतों में। हमारे मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। हमने सारी उम्र हो गई, 50-50 60-60 साल हो गए, इस मुल्क की खिदमत की है, कारोबार किया है, टैक्स दिया है, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं इस मुल्क के शहरी हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। और जितने रफाई इदारे हैं वो तमाम के तमाम तकरीबन 90% जो हमारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते हैं। अच्छा बल्ली साहब, यहाँ पे एक और चीज़ वो ये कि जब वो जगह खरीदी गई, जब वो लैंड अलॉट हुई, तब वो उसकी कीमत हज़ारों में थी, आज वो करोड़ों की है। और जब रजिस्ट्री की बात की जाए तो गवर्नमेंट जब कोई चीज़ लेती है तो वो रजिस्ट्री की कीमत पे करती है। तो आप समझते हैं कि ये बहुत नुकसान होगा जब कोर्ट में भी आप जाएंगे तो रजिस्ट्री को देख के ही फैसला किया जाएगा? ये तो अगला है ना मरहला, जब क्या होता है। मुझे तो वैसे ही इनसे कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता, ये जो हमारे इंतजामिया है। हाँ, कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं, अगर हमें कुछ नहीं यहाँ से मिलेगा लोअर कोर्ट से, तो हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के आगे भी गुजारिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल की वसातत से बहुत सारी चीज़ें उनके सामने चली जाएंगी आज, कि यार खुदा का वास्ता है, आप हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारे मुल्क की अदलिया के, हायर अदलिया के आप सरबराह हैं, हमारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखें। 50 लाख की आबादी का शहर हो गया है, यहाँ पे 5 लाख वाली आबादी के शहर में 50 लाख बंदा समाया हुआ है। इनको कहें, इनको ऑर्डर करें, अपने ऑर्डर दूसरे के साथ, कि मज़ीद प्लानिंग करें, मज़ीद ज़्यादा बाजार बनाएं, मज़ीद ज़्यादा इस किस्म के शहर आबाद करें ताकि ये लोग समा सकें। क्योंकि हमारे मुल्क में ये देखें जी, यहाँ पे चूँकि अवेयरनेस की कमी है, आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसके हिसाब से तो आने वाले दिनों में क़यामत आ जाएगी। पता नहीं रोड साइड के ऊपर नहीं, हम सड़कों पे अपना खैमे लगा के बैठे हों, जिस तरह को हमारा यहाँ पे आबादी का उदम मच रहा है। इसलिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जहन साजी करने की ज़रूरत है, अपने आप को सही ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। इस तरह मार्केटें गिराने से, लोगों को बेरोज़गार करने से, दुकानें गिराने से ये मसाइल हल नहीं होंगे मेरे ख्याल में। हमारा लेकिन कलेक्टिवली देखा जाए ये करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान होगा जब तमाम दुकानें गिराई जाएंगी और बिजनेस, एक तो अरबों की प्रॉपर्टी खराब होगी और अरबों का बिजनेस भी खराब होगा। वहां से जो बिजनेस जनरेट किया जा रहा है उससे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों घर थे जो कि चल रहे थे और मुल्क की मैशियत को मजबूत कर रहे थे दिन ब दिन। कितना करोड़ टैक्स होगा जो कि अब वहां से
नहीं म्यूट आउट हो जाएगा उन बाजारों से। और जो उधार की, मैंने जैसे आपको बताया कि उधार की इकॉनमी है, हम लोगों के, प्राइवेट लोगों के पैसे डूब जाएंगे, करोड़ों रुपया डूब जाएगा, और फिर हम जो जिनका पैसा डूबेगा वो भी टैक्स पे करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बेचारे जिनकी दुकानें गई हैं ये तो नहीं रहे, तो जो लोग उनके साथ बिजनेस कर रहे थे वो भी तो तबाह हो जाएंगे ना जी। और ऊपर से एफबीआर को टैक्स में कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो जितने हमारे सूबाई महकमा जाता है, जो वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, कारपोरेशन लेती है, दूसरे तीसरे महकमे लेते हैं, क्या उनके ऊपर असर नहीं आएगा? हमें खुदारा कहीं सेटल करें, हमें को मुतबादिल जगह दे दें। और वैसे भी इन बाज़ारों में जैसे मैंने कहा कि कोई ना वहाँ से रिटेलर का गुजर है, ना कोई परचून का कोई गाहक आता है, ना कोई एक सूट खरीदने वहाँ आता है, ना इस तरह का कोई मामला है। वहाँ तो थान खरीदने, नग खरीदने, गट्ठे खरीदने आते हैं लोग, और बाहर के शहरों से आते हैं, मज़ाफ़ात से आते हैं। ये सारी इकॉनमी को रन कर रहा है, और इन्हीं मार्केटों के सर पे आपकी तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। ये भी मैं पूरी तरह आपको बता दूं, इंडस्ट्री अगर चलती है तो इंडस्ट्री अपने आउटलेट के ऊपर माल नहीं बेचती, वो इन्हीं बाजारों में आके बिकता है। बली साहब, मुझे यूं महसूस होता है कि आज रात से दमादम मस्त कलंदर फिर से शुरू होगा, और अगर इस तरह से होता है ताजरों की क्या स्ट्रेटजी होगी? भाई, जब अगर हमें अपनी रियासत ही, हमारी माँ ही हमें मारने पे आ जाएगी तो मर जाएंगे ना, चौक में बैठेंगे, मरेंगे। क्योंकि आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में उस वक्त ये कहना था कि अगर आज रात ऑपरेशन करना है तो हमें बता दिया जाए ताकि ताजर आगे खड़े हों। मैंने कहा था कि वो जो मशीन आप लाएंगे, अगर आपने आज ऑपरेशन करना है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वादा कर लिया था कि 2 दिन इसको मौखर कर रहे हैं, वो मैंने उस सियाको सबाक में बात की थी कि अगर आज रात आप करेंगे हमारे साथ वादा करने के बावजूद, तो वो जो मशीन होगी उसके आगे मैं खड़ा होऊंगा। वो सबसे पहले मुझे लगेगी, बाद में किसी बिल्डिंग को लगेगी। अभी आज उनके साथ बैठना है, कोशिश करेंगे। डीसी साहब से भी मिलते हैं, कमिश्नर साहब से मिलते हैं, एसी साहब को भी गुजारिश करते हैं कि खुदारा लोगों को तबाह ना करें, ये हमारा शहर है, आप भी इसी मुल्क के बासी हैं। आप इस बात को ज़रा ठंडे तरीके से, हम्बल तरीके से इसको ना टैकल करें, इसको, इसमें जज्बातियत का जो है ना आंसर, उसको निकाल दें। या अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट ने को थोड़ी सी सरजनश की है किसी वजह से, तो उसका गुस्सा हमारे पे ना निकालें, हमारे साथ रहम वाला, करम वाला, फजल वाला मामला फरमाएं। हम मुसलमान लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क की मईशत में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, और आपकी जो अपना इंतजामिया की और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाहें हैं, वो भी हमारे टैक्सों से जाती हैं। चले जी, हम तो यही दुआ करते हैं कि दरमियानी रास्ता कोई इस तरह का निकाला जाए जिससे ना आपको नुकसान हो और इंतजामिया भी अपने अहकामात जो है वो पूरे कर रहे। तो बहुत शुक्रिया बल्ली साहब आपका शो में आने के लिए, तमाम तर मसाइल आपने उनसे आगाह किया। फजील, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको रेज किया और बताया कि ताजर किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। पहले मैं चाहूंगा शहला से गुफ्तगू की जाए और पूछा जाए कि किस तरह से मेकओवर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपा की तरफ चलेंगे, क्योंकि हर्बलिस्ट हैं आपा, तो हर्बल टोटके बहुत मशहूर हो चुके हैं आपा के पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे शोज पहले भी हमारे साथ कर चुकी हैं, बहुत सारे मुफीद मशवरे दे चुकी हैं। कुछ नई रेमेडीज के साथ इस दफा आप आई हैं, तो आपा से जानते हैं। आपा बताइएगा कि आज क्या खास बात होगी, कौन सी खास रेमेडीज आप लेके आई हैं जिनसे खवातीन अपने हुस्न को 4 चांद लगा सकती हैं, क्योंकि जब भी हुस्न की बात आती है तो खवातीन इस हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती है। क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से लॉकडाउन था, आपको पता है, लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हुए और टेंशन्स भी चल रही थी, स्ट्रेस भी चल रहा था, तो अब एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बेहतर हुआ है और शादियां भी स्टार्ट हुई हैं। तो उसमें यह है कि जो भी स्किन के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन को है कि हम क्या करें अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। तो उसमें यह है कि मेकअप से पहले जो है वो नीचे से आपकी बेस का, आपकी स्किन का जो है वो हेल्दी होना, ग्लो करना, नीट क्लीन होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह से आपको पता है गर्मियों के अंदर टैनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, एक्नी के बाद जो है वो स्कार्स और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फ्रैकल्स, ये चीज़ें सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो आज जो है वो इस तरह की रेमेडीज लेके आई हूँ कि अच्छा, आपका एक दौर था जी जब खवातीन हर्बल रेमेडीज से हटके केमिकल्स की तरफ जाना शुरू हो गई थी जी। और मुख्तलिफ किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स यूज करती हाँ थी जी। जिससे स्किन डैमेज हो जाती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको होते थे। लेकिन अब दोबारा ट्रेंड ये आ रहा है कि हर्बल रेमेडीज की तरफ हाँ खवातीन जी। जो है वो जाना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब हर एक को यही होता है कि कम टाइम है और आपको पता है ये वाला जो दौर जा रहा है तो इसके अंदर सबको यही होता है कि बस हर चीज़ जो है वो फौरी हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो उस चक्कर के अंदर जब आप केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ें लगा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए कि उसकी क्योर होती है और वो क्योर वो केयर उस तरह से ख़वातीन नहीं करती। सन ब्लॉक जो है वो यूज़ नहीं करती, केमिकल अगर फेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो इस वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो वापस इन हर्बल रेमेडीज़ की तरफ इसी वजह से सबको आना पड़ा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, रिजल्ट नो डाउट कि इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ये उसको सॉल्व करता है, ना कि उस टाइम पे जो है वो ख़त्म कर देता है और बाद में जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है या सामने आ जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज रेमेडीज जो है हम बनाएंगे उसकी तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शहला इमरान से दरख्वास्त करूंगा कि पार्टी मेकअप आज जो किया जाएगा उसकी शुरुआत जो है वो कर दी जाए। फिर वक्तन फवक्तन हम बीच बीच में आपसे गुफ्तगू करके उसके मेकअप के हवाले से आपसे पूछते रहेंगे, लेकिन मेकओवर जो है वो आपके पास जो मॉडल मौजूद है उनका स्टार्ट कर दिया जाए ताकि लोग जो है उनको बताया जा सके, दिखाया जा सके। आज पार्टी मेकअप किया जाएगा शहला इमरान की तरफ से और पार्टी मेकअप के साथ साथ खास तौर पे हेयर स्टाइल भी बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉडल ने ब्लू ड्रेस पहना है। शादियों के ऊपर ब्लू ड्रेस का इंतखाब बहुत ज्यादा खवातीन की जानिब से किया जाता है, तो ऐसी खवातीन जो कि ब्लू ड्रेस को इस्तेमाल करेंगी वो किस तरह का मेकओवर करेंगी साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपा की तरफ चलेंगे क्योंकि जो बात आपा ने बताई वो बहुत अहम है कि मेकओवर करने से पहले आपकी बेस, आपकी स्किन इंतहाई सॉफ्ट और खूबसूरत होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए। अब वो ग्लो किस तरह से करेगी, कौन सी ऐसी रेमेडीज है आपा के पास, वो जादू तो आपा के पास है। उस जादू को जानने के लिए आपा की तरफ ही चलते हैं। आपा बताइएगा क्या रेमेडी इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी, जिस तरह से जो है मैंने आपको बताया कि जिस तरह से गर्मियाँ गई हैं, अब थोड़ा सा मौसम बेहतर आ रहा है, उसके लिए मैं जो है वो एक पील बताऊंगी, स्किन पील, जो कि आपकी डेड स्किन को पील भी करेगा, आपकी स्किन के जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन नीट क्लीन होगी और ग्लो करेगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेस यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ये देखें, ब्राउन शुगर या शक्कर इंतहाई सस्ती है और घरों के अंदर मोस्टली जो है वो मौजूद होती है। अगर नहीं मौजूद तो इसको आप घर में ला के रख लें। इसको वैसे भी खाने के अंदर ब्राउन शुगर अगर आप वाइट शुगर से, ये बेहतर है क्योंकि वाइट शुगर को जो है वो वाइट पॉइजन जो है वो कहा जाता है। तो इस वजह से ब्राउन शक्कर जो है वो दही के अंदर आप डाल के अगर खाते हैं तो आप देखें कि वो नाश्ते का मजा ही जो है वो कुछ और होता है। सिंपल आप क्या करें कि जो शक्कर है, शक्कर के अंदर ये, क्योंकि ग्लाइकोल पील, जैसे हम अभी बात कर रहे थे केमिकल पील्स की, तो केमिकल पील्स के अंदर जो है वो सबसे पहले एक जो केमिकल आता है वो है ग्लाइकोल पील का। तो जो ग्लाइकोल पील है ये डेड स्किन को रिमूव करने के लिए जो है वो सिंथेटिकली इसका यूज किया जाता है, जबकि उसको रिफाइन जो है वो शुगर कैन से किया जाता है। मतलब जिस चीज से रिफाइन किया जाता है हम इस्तेमाल ही उसे कर रहे हैं, हम उससे कर रहे हैं ताकि केमिकल्स की तरफ जाना ही ना पड़े। तो शुगर कैन आप क्या करें कि 1 टेबलस्पून जो है वो आप शक्कर का ले लें, 1 टीस्पून उसके अंदर आप कोकोनट का पाउडर, ये आम आपको मिल जाता है पंसारी की दुकान वगैरह से। इसका तो ऑयल भी बड़ा मुफीद होता है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के अंदर ये होता है कि ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, डैंड्रफ बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप 1 टीस्पून उसके अंदर कोकोनट ऑयल डालें, थोड़ा सा आप दही डालें और एक उसके अंदर आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें और एक खाने के चम्मच के बराबर आप उसमें गंदम का आटा जो आप पका रहे होते हैं रोटी, जस्ट इन 3-4 चीजों को जो है वो आप मिक्स करके इसकी पेस्ट आप पूरे फेस पे लगा लें। और ये वो पेस्ट आप बता रही हैं जो कि मार्केट से आपको हजारों रुपए का परचेज करना पड़ता है और घर में कितना सस्ता और ऑर्गेनिक चीजों से तैयार कर दिया जाता है और उसका फायदा भी उससे ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, मैं अपने सैलून में इसमें रेमेडी को पूरा कर दूं। इसको आप मिक्स करके पूरे फेस पे 5 मिनट के लिए लगाएं। 5 मिनट के बाद आप बड़ा जेंटल सा सर्कुलेशन मोशन में आप जो है वो अच्छे से मसाज करें, जहां आपके ब्लैक हेड्स वगैरह है थोड़ा सा उसको प्रेस करें। सपोज नोज में जो है वो लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं या चीक्स में है, तो हल्का हल्का जब आप साथ साथ प्रेस करते चले जाएंगे तो सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या सारे डेड सेल्स आपकी स्किन से निकल जाएंगे। 3 से 4 मिनट का मसाज करके सादे पानी से फेस को वॉश करें और ठंडे पानी के छींटे डाल लें। आप देखें कि आपकी स्किन विद इन 10 मिनट जो है वो ऐसे ही लगेगा
कि आप पार्लर से बहुत महंगे वाला फेशियल करवा के आए हैं। इसके बाद अगर आप डेली बेसिस के लिए बात करें तो सिंपल आप शक्कर को ले लें, ब्राउन शुगर को लेके उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल मिक्स करके, जितनी आपकी शक्कर है उतना कोकोनट ऑयल लें, उसको मिक्स करके आप एक जार में डाल के रखें। ये वो वाला शुगर स्क्रब है कि जो अगर हमारे सैलून पे आते हैं क्लाइंट्स तो हम बॉडी पॉलिश उनकी करते हैं, तो ये सबसे महंगी हमारी जो है वो रेसिपी है। अगर सबसे सस्ती वाली महंगी रेसिपी है, महंगी रेसिपी, क्योंकि इसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। रिजल्ट और मुफ्त आप बता रही हैं कि जनाब आप घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं और पार्लर पे जाके हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। ये मुफ्त रेमेडी बिना कोई पैसा लिया आपको बता रही हैं और इससे आवाम से मोहब्बत का आपा का अंदाजा हो रहा है कि किस कदर इनको ये दिल में ख्वाहिश होती है कि लोगों को बता सकें। घर पे जो खवातीन जो गांव के अंदर मौजूद हैं, जो ऐसी खवातीन हैं जो पार्लर जाना अफोर्ड नहीं करती, वो अपने हुस्न को चार चांद घर पे बैठे किस तरह से लगा सकते हैं। तो आपा मैं चाहता हूँ रेसिपी कंटिन्यू करें। हाँ जी, इसको जिस तरह से आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस स्किन पे हो जाती है। जितने मर्जी आप मॉइस्चराइजर लगा लें, जितनी मर्जी ऑयली क्रीमें लगा लें, ड्राइनेस खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक डेड लेयर बनती चली जाती है। सिंपल आप जब रात को सोने से पहले फेस को वॉश करें, ये वाला आप स्क्रब लें, इसको आप अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए मसाज करें, टिश्यू ऑफ करके सो जाएं। सुबह में आप देखें कि आप फेस को वॉश करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन के ऊपर कोई ड्राइनेस नहीं होगी, बल्कि आपका कलर बड़ा ग्लो कर रहा होगा और कोई आपको मॉइस्चराइजर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आपा, आगे शादियों का क्योंकि सीजन अब चल पड़ा है और जो दुल्हन होती है हाँ उसके ऊपर 3 दिन बहुत ज्यादा मेकओवर करना होता है, उसने बहुत सारे मेकअप्स अप्लाई करने होते हैं स्किन के ऊपर। उसके लिए ये कितना मुफीद है अगर वो 2-3 दिन पहले मेकओवर से करती है ना, फेशियल किया जाता है, स्किन को क्लीन आउट किया जाता है, उससे कितना बेहतर हो जाता है? ये बहुत जबरदस्त है। जिस तरह से जो है वो पहले एक ट्रेंड होता था हमारा कि उपटन यूज करना शुरू कर देती थी ब्राइड्स 15 दिन पहले से, तो अब एक तो टाइम नहीं है, दूसरे नंबर पे जो उपटन की अगर आप बाजार से लेते हैं तो वो सारी चीजें इतनी महंगी हैं और उसकी कॉम्बिनेशन, हर चीज की एक कॉम्बिनेशन होती, तो मोस्टली जो है वो ब्राइड्स के चेहरे के ऊपर एक्नी, दाने, इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर कोई चाह रही है कि उनकी स्किन ग्लो करे, नीट क्लीन हो, तो यही वाला जो स्क्रब है इसके अंदर वो थोड़ी सी हल्दी और लेमन जूस ऐड कर लें। ये उनका वाइटनिंग जो है वो उपटन का काम करेगा और उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है स्किन के, उसको जो है ये डील करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। आपा का एक ब्रांड है ड्यू कॉस्मेटिक्स, उसकी तरफ से आगे हम एक सेगमेंट भी स्टार्ट अगले दिनों में करने जा रहे हैं, जिसकी तरफ से अगर हमारे शो के अंदर कोई कॉल करेगा तो उसको गिफ्ट भी उसकी तरफ से फराहम किया जाएगा। तो आपा मैं चाहता हूं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ हम चलते हैं, और ताकि क्योंकि आजकल खवातीन जो है बड़ी कॉन्शियस हुई हैं, कोई ना कोई शादी का कार्ड किसी ना किसी घर में पड़ा होता है और उसे यही टेंशन होती है कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूं, मैं मेकओवर कैसा करूं, मैं अपनी स्किन को बेहतर किस तरह से करूं, बालों को बेहतर किस तरह से करूं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, इस हवाले से जो है वो एक रेमेडी और मैं शेयर करूंगी। ये स्किन के साथ साथ बालों के लिए भी जो है वो बहुत जबरदस्त है। इसको जो है ना वो आप थोड़ा सा वो देख पेस्ट बनाइए, तुक्म लंगा है, चिया सीड्स हैं जिनको इस्तेमाल किया है आपा ने, थोड़ा सा पानी जो है इसमें मिला दिया गया है, और जैसा कि आपको पता है ये घरों में आम इस्तेमाल होता है और लोग जो हैं वो आमतौर पे इसे शिकंजबी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, इसे पानी के अंदर भी गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, और ये हर घर में मौजूद होती हैं ये चीजें। तो अगर आप चाहते हैं इसको पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के रखें, ये टेक्सचर इसका बन जाएगा, और इसके बाद आप इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा? ये देखें, ये इस तरह से है, ये तुख्म लंगा, ठीक है, ये इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है वो। चलें आपको मैं चाहता हूँ इस रेसिपी को हम कंप्लीट करें, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद इसे ऑडियंस को बताएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नैयर आपा मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। आपा,
बताइएगा, आप हर्बलिस्ट तो हैं ही, रेमेडीज भी बता रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपसे मेकओवर के बारे में पूछूंगा। हाँ जी। ब्यूटिशियन भी आप बहुत एक्सपर्ट हैं, और इवन काशीज भी जो कराची से फेमस हाँ ब्यूटिशियन एक्सपर्ट हैं, हाँ जब आप फैसलाबाद आए थे वो भी आपकी तारीफ किए बिना रह ना पाए, हाँ जी, और स्टेज पे बहुत सारे टिप्स आपने उनको भी बताए हाँ थे। जी। तो मैं चाहूंगा आप साथ साथ मेकओवर के हवाले से बताते चलें हाँ कि जी। बेस इस्तेमाल की गई है, उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की गई, मेकओवर के हवाले से भी बताएं। हाँ, ये सारी रेमेडीज बताने का हमारा मकसद यही है कि जब बेस मैंने देखा है ब्यूटिशियंस बना रही होती हैं, बहुत ज्यादा केकी कर देती हैं, बहुत ज्यादा थिक उनको जो है वो बेस जो है वो लगानी पड़ती है, जो नीचे की जो बेस होती, जो कैनवस होता है उसको छुपाने के लिए। तो जब कैनवस नीट क्लीन होगा तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो आपको हैवी बेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, और निखर के सामने आएगा। हाँ जी। तो कोशिश करें कि बेस बहुत लाइट हो, फिनिशिंग में हो, नीट हो। तो ये जो बेस है ये अरुआ बेस है, और 1 स्टेप के अंदर ही इसको दिखाएं जरा शैला, फेस को ऊपर करें। हालांकि इस बच्ची के जो है वो काफ़ी एक्नी की वजह से पिगमेंटेशन भी थी, और इनके जो है वो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे भी थे। तो एक ही दफा के अंदर जो है वो देखें कितना जबरदस्त अरुमा बेस ने इसको जो है वो कवर किया है। और अभी तो पूरा मेकओवर होना है जनाब। हाँ जी, और अभी शैला सिर्फ बड़ी बेस। जबरदस्त तरीके से मेकओवर कर रही हैं। हाँ तो जी। उम्मीद करते हैं कि आज हमारी ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगा। जी। तो आप बताइएगा इसके बेस के बाद क्या चीजें अप्लाई की जाए। हाँ जी, बेस कोशिश करें कि थोड़ी सी जो है आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसको जो है वो स्टिक वगैरह के साथ थिक लेयर देने की बजाय वो थोड़ा सा पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। अगर ब्राइडल की पहले से बुकिंग है तो उसको गाइड करें कि अगर स्किन पे ड्राइनेस आ रही है, उन्होंने अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बेस आ जाती है। मेकअप में फिर जो सेकंड हमारा बड़ा मेन स्टेप आता है वो कंटोरिंग का आता है। अच्छा, कंटोरिंग कुछ फेसेस को जरूरत नहीं भी होती, ब्यूटिशियंस को होता है कि नहीं कंटोरिंग करनी है, ऑलरेडी उनका जो ओवल फेस है, जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि एक हमने कंटोरिंग के बाद जो एक फेस का मैप निकालना है, ऑलरेडी अगर किसी का जो है वो ओवल फेस है, अगर लॉन्ग है तो उसको और ज़्यादा आप कंटोरिंग कर देंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। नोज अगर ऑलरेडी जो है वो उनकी शेप सही है, मोटी नोज नहीं है, तो उसको अगर आप ज़्यादा कंटोरिंग करेंगे तो वो एक बहुत बुरी सी जो है वो लुक आती है। तो सिर्फ ये है कि मेकअप करने से पहले आप देखें कि इसका फेस का स्ट्रक्चर क्या है, हमने कौन सी इसमें लुक जो है वो क्रिएट करनी है, आया इसके नोज को जो है वो ज़रूरत है कंटोरिंग की कि नहीं, फेस की कंटोरिंग की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ों को हमें काम करने से पहले डिसाइड करना है। ना कि क्लाइंट का पहले हम सारा कंप्लीट मेकअप कर लिया और बाद में फील हो रहा है कि हो यार ये बेस ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, कंटोरिंग ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। और वो वाला टाइम ऐसे होता है कि आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, ना आपके पास वो टाइम होता है कि आप उसको दोबारा से जो है वो रीटच कर सकें या दोबारा से करेक्ट करें। तो इसलिए कंटोरिंग मेन हमारा जो पॉइंट होता है मेकअप के अंदर। अब शैला ने देखें ये ऑलरेडी जो है वो इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी। शैला दिखाएं ज़रा। और शैला ने बहुत लाइट सी जस्ट फीचर्स को जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए जस्ट जो है वो लाइट सी कंटोरिंग दी है। बहुत हैवी नोज के ऊपर कंटोरिंग नहीं दी, फेस पे या चिक बोन वगैरह पे। अच्छा, आप ये भी बताते जाएं, ड्रेस के साथ मेकओवर को मैच करना होता है। हाँ जी। ब्लू के साथ किस तरह से, ब्लू के अंदर स्किन शेड भी है, हाँ तो जी। आपने इसको मेकओवर को किस तरह से मैच किया है? इस हवाले ब्लू के साथ जो है वो मोस्टली जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है जो है वो स्मोकी। स्मोकी में एक आम भी अगर एक घरेलू औरत भी है या कोई एक जो है वो स्कूल या कॉलेज की हमारे पास बच्ची आई है, तो उसको भी अगर हम स्मोकी लुक दे देते हैं तो उसको भी बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन ऑलरेडी अगर किसी की बहुत ज्यादा डीप आईज है तो अगर आप उसको स्मोकी लुक दे देंगे तो वो फिर वो बुरी लगती है, वो और ज्यादा उसकी जिनकी डीप सेट आईज होती हैं उन पे जो है वो स्मोकी लुक अच्छी नहीं लगती। तो ये चीजें भी जो है वो बड़ी काउंट करती हैं। नो डाउट ब्लू के साथ स्मोकी मेकअप आउटस्टैंडिंग लगता है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा, जी उसने ब्लू कलर पहना हुआ था, उसका स्मोकी था, बड़ी प्यारी लग रही थी, अब उसके ऊपर भी स्मोकी कर दें। तो सिर्फ इस चीज को आप ज़हन में रखें कि आया स्मोकी मेकअप, इनकी आंख छोटी है बड़ी है। आप देखें आजकल विंग लाइनर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है, तो विंग लाइनर भी हर एक को सूट नहीं करता। ऑलरेडी किसी की जो है वो बड़ी मोटी आंख है, प्रोमिनेंट आंख है,
आप उसको और जो है वो विंग लाइनर उसकी वो लंबी अजीब सा आंख है, लगेगा। तो वो एक हॉरिबल सी जो है वो लुक आ रही होती अच्छा है। आपा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी तो होती हैं जिनकी स्किन इस कदर नीट होती है कि हाँ उनको जी। बेस की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल। ऐसी लड़कियां भी तो हाँ हैं। जी, बिल्कुल। उनके हवाले से क्या कहेंगी हाँ कि जी। बिला वजह अगर वो जाती हैं और वो जिद करें ब्यूटिशियन से, वो कह भी हाँ रही हो कि जी। बेस की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं वो है, कहती है हाँ ना जी। नहीं नहीं आप लगाएं, हाँ इस जी, तरह से मेकअप करें, आपने उस तो तरह बिल्कुल बेस नहीं बनाई, बिल्कुल इसी तरह। कुछ कम्प्लेक्शंस होते हैं कि बहुत फेयर होती हैं, तो फेयर कम्प्लेक्शन को थोड़ा सा हमें नॉर्मल टोन में लाने के लिए, क्योंकि हमें ये भी चीज़ देखनी होती है कि इसकी फोटोग्राफी होनी है, वीडियोस बननी है, तो उसके अंदर ये होता है, आपको पता है कि जो व्हाइट कलर होता है थोड़ा सा उसको हमें एक नेचुरल टोन में लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए जस्ट हल्का सा अगर आप पैनकेक लगाते हैं या हल्की सी आप पफिंग करते हैं, आपको नीट लुक आ जाती है। आपको स्टिक वगैरह, आपको ये चीज़ें पैनकेक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेशक क्लाइंट हमारा हमें कहता है, लेकिन यह है कि ब्यूटिशियन को जो है वो डिसाइड करना होता है कि मैंने काम करना है, मेरे पार्लर का जो है वो नाम आएगा। क्लाइंट तो आके कहता है, वो आके दिखाएंगी, बेचारी घरेलू खवातीन होती हैं और इतना ज्यादा उन्होंने घर जाके बाल बांध के चूल्हा हांडी करना होता है, और आके दिखाएंगी वो बिल्कुल ऐश कलर में स्टीक्स दिखाएंगी, बहुत ब्लॉन्ड में स्टीक दिखाएंगी। तो हमें नजर आ रहा होता है कि ये ऐश में करके इन्होंने उस तरह से अब इसको कैरी नहीं कर सकेंगी, इनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी या इनकी जॉब या इनका जो लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को मैच नहीं कर रहा। तो वहाँ पे हमें फिर गाइड करना होता है कि देखें आपको ये चीज़, नो डाउट ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है और इन पे सूट भी कर रहा है जिनके आप पिक लेके आए हैं, लेकिन आपके ऊपर आप देखें, आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन देखें, आपका थोड़ा सा जो है ड्रेसिंग वगैरह अगर आप इस लेवल की नहीं करती, तो आपको ये कलर नहीं, आपको ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, या ये वाला मेकअप नहीं, जो मैं आपको मेकअप दूंगी वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ पे भी अगर क्लाइंट आपका जिद करता है तो फिर वो आपको ब्लेम नहीं कल को कर सकेगा कि आप ब्यूटिशियन थी, आप प्रोफेशनल थी, आपको डिसाइड करना चाहिए था, मैंने तो कहा था। क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो फिर सारा मलबा आके ब्यूटिशियन के ऊपर डाल देता है। अच्छा, समटाइम क्लाइंट एक्सपर्ट बन जाता है, ब्यूटिशियन को राय देनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि ब्यूटिशियन जो होती है उसने आपकी स्किन टोन, आपकी फिजिक, आपकी आईज, आपकी नोज लाइनिंग, आपकी लिप्स, हर चीज को ऑब्जर्व करना होता है। इवन हेयर स्टाइल को भी उसने देखना होता है कि इसके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये पाया जाता है, खवातीन ज्यादातर सैलून्स पे जाके कहती हैं फला जो एक्ट्रेस थी ना उसने इस तरह का मेकओवर किया था, इस तरह के बाल बनाए थे, मेरे भी वही बना दें। उन्हें होता है, वो नहीं देखती डे का फंक्शन है, वो नहीं देखती नाइट का है या मंगनी है या निकाह या किसी की बारात में। उन्हें होता है हम पार्लर में आए हैं तैयार होने के लिए, हम इनको पे कर रहे हैं और लगना चाहिए कि हम पार्लर से तैयार होके आए हैं। तो ये यहाँ बड़ा पे मिसकॉन्सेप्ट है। ये तो वो फिर क्लाइंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कि आपको ये आप चाह रहे हो ना कि आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, आप सब में डिफरेंट लगो, तो थोड़ा सा जो है वो आप मेरे ऊपर डिपेंड करें, मेरे ऊपर आप छोड़ें। मैं आप वो चाह रही है कि उसको ब्राइडल लुक दी जाए, तो वो वहां पे फिर ब्यूटिशियन की जो है वो जिम्मेदारी हो जाती है कि अपनी गुडविल को रखने के लिए, क्योंकि सबने यही पूछना है कि हाय केड़े पार्लर तो तैयार होके आई तू, बिल्कुल ऐसे हाय उन्हें की कर देता। तो वहां पे वो उसने ये नहीं कहना कि मैंने कहा था कि ऐसे करो। तो इस वजह से जो है वो ब्यूटिशियंस को थोड़ा सा इस मामले में जो है वो एक तो अवेयरनेस होनी भी चाहिए। हमारी जो क्लासेस होती है ना बेटे, उन क्लासेस, क्योंकि आपको पता है मेरा इंस्टीट्यूट भी है, तो उन क्लासेस में हम सबसे पहले ब्यूटिशियंस की जो है वो ग्रूमिंग करते हैं। उनकी पहले हमें इन चीज़ों को पहले जो है वो उनके माइंड, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करनी होती है। अच्छा आपा, अभी मेकअप जो है वो जारी है और देख रहा हूँ कि स्मोकी आईज तैयार की जा रही हैं और आईज के ऊपर बड़ा जबरदस्त शैला जो है मेकओवर कर रही है, और शैला की स्माइल से मुझे महसूस हो रहा है कि बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अच्छा मेकओवर जा रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इनको। हाँ जी, माशाल्लाह से मंडी बहाउद्दीन में इनका बहुत अच्छा जो है वो पार्लर है इनका। जी जी। और हम लोग इंशाल्लाह क्लास भी मंडी बहाउद्दीन में जो है ये करवाने जा रही हैं और बहुत बड़ा। और जो स्मोकी आईज हैं आप उस हवाले से भी बताएं ताकि। हाँ जी, ये देखें आप, शैला ने स्मोकी आईज की हैं लेकिन काला से यानी बेटे फेस, ये देखें बिल्कुल ब्लैक नहीं कर दिया। नहीं तो स्मोकी आईज का जो है वो ये होता है कि बिल्कुल ब्लैक कर दिया जाता है उसको, तो ही कहते हैं जी स्मोकी है। तो इन्होंने देखें ब्लू कलर भी यूज किया है, ग्लिटर भी यूज किया है, लेकिन बड़ी अच्छी एक जो है वो नीट और फिनिशिंग जो है वो लुक आ रही है। ठीक है। अच्छा आपा, जो रेमेडी आप बताने जा रही थी मैं चाहता हूं उसे भी कंटिन्यू करें, क्योंकि मेकओवर के साथ साथ हमने रेमेडीज भी बतानी है, क्योंकि आपके आने का भरपूर फायदा हमने उठाना है। तो जो आपके पास इल्म है हम चाहते हैं आप हमें भी दें और जो ऑडियंस देख रही है इस वक्त उनको भी पता चल सके। तो नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये मैं चिया सीड का जो है वो आपको पता है कि आजकल इसको
हर तरह से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी फौरन जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करती है। फौरन कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं, जो कि मार्केट की कोई भी क्रीम्स वगैरह कोई भी बने हुए हैं, उनकी निस्बत इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंटली हैं। तो उसमें ये है कि आगे सर्दियां आ रही हैं, मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन ग्लो नहीं करती है। स्किन पे हमारे ग्लो आनी चाहिए, स्किन का कलर जो है वो बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करें कि इस तरह से जो है ये चिया सीड पानी के अंदर आप भिगो दें, ठीक है। ये पूरी एक इस तरह से जो है ये पेस्ट सी बन जाएगी। ठीक है। अब पेस्ट को अप्लाई किस तरह से करना है और मुकम्मल रेमेडी क्या होगी, उसके लिए आपको अपना टीवी ऑन रखना पड़ेगा, 41 पे ट्यून रहें। हम ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और आपस से पूछेंगे कि इसकी रेमेडी क्या होगी। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जो बता रही थी उसी के हवाले से जानते हैं। तो आप जो रेमेडी बता रही थी, आप, मैं चाहता हूं आप उसे कंटिन्यू करें। ये 1 टीस्पून मैंने चिया सीड लिए, थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी का डाल के 10 से 15 मिनट के अंदर ये इस तरह से जो है ये फूल जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जो है वो विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करते हैं। ठीक है। फेस को वॉश करके आप इसको पूरे फेस के ऊपर फेस पैक की तरह से लगा लें। अप्लाई कर देना है फेस के ऊपर, इसको पूरे फेस पे, ये एक फेस मास्क की तरह से जो है ना पूरे फेस के ऊपर जो है ना ये चिपक जाएगा, जैसे मास्क हम लोग लगाते हैं। एक थिक सी लेयर इसकी जो है वो आपने लगानी है। ठीक है, एक लेयर इसकी लगा लेनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं शैला को भी गाइड करता चलूं। हमारे पास टोटल 10 मिनट है, तो मैं चाहता हूं 10 मिनट के अंदर अंदर आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लें, ताकि हम ऑडियंस को दिखा भी सकें अपना कंप्लीट मेकओवर जो किया होगा। तो आप थोड़ा हाथ जो है वो तेज चलाना शुरू करें। उतनी देर नैयर आपा से हम रेसिपीज के हवाले से जानते हैं। तो आपा, मैं चाहता हूं इसी रेसिपी को कंटिन्यू करें। तो ये वाली जो रेसिपी है, ये आने वाला जो मौसम है सर्दियों का, ठीक है, जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं वो चाह रही हैं कि उनकी स्किन लिफ्ट करे, उनकी स्किन ग्लो करे। और ख़ासकर ये वाला जो फेस पैक है, क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास मेकअप के लिए आता है, आई जोन पे उनके जो रिंकल्स होती हैं जो 40 या 45 प्लस होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो अगर आप बेस वगैरह को लगाते हैं तो वहाँ पे रिंकल्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो हमें वहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चराइज वगैरह करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है कि आप जो है वो पूरे फेस पे, आई जोन पे जो है वो अच्छे से सारे फेस को, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो आप लगा रहने दें। आधे घंटे तक आप इसको, अगर आप बिल्कुल ईजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको बेशक जो है वो 1 घंटा भी ये लगा रहे, आप ईजी हैं, रिलैक्स हैं, मोबाइल आप लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन आपने लगाए हुए, तो ये जितनी देर आपके फेस के ऊपर लगा रहेगा उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर है। तो कहने का मतलब है जितना भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली मास्क वगैरह का ये होता है कि जी 10 मिनट या 15 मिनट लगा के रिमूव कर देते हैं। इसके ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा रिजल्ट के लिए जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, उतना ज़्यादा जो है इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसको आप हाथों पे भी लगाएं, एक सस्ती सी चीज़ है। आप देखिए सर्दियों के अंदर हाथों पे जो है वो बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ये आपका मेरा ख्याल पेडिक्योर मैनिक्योर से ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। तो जैसे कपड़े धोने के बाद, खासकर जब खवातीन कपड़े धो लेती हैं, हाथ पाँव बिल्कुल उनके खुश्क हो जाती हैं, तो वो इसको अपने पाँव पे लगा लें, हाथों पे लगा लें। रात को बेशक सोने से पहले इसको लगा के कॉटन की जो है वो सॉक्स पहन लें, तो बेशक ये सारी रात भी लगा रहेगा। जितनी देर लगा रहेगा उतना ही फायदा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और ये एंटी रिंकल है, फॉर ग्लोइंग जो स्किन, और बहुत जबरदस्त जो है ये इसके साथ जो है रिंकल्स को लेकर खवातीन बड़ी परेशान होती हैं। तो अगर ये आइटम यूज कर ली जाए तो मेरा ख्याल है उससे काफी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल सस्ती खवातीन का ये है कि मैं महंगी चीज लूंगी, महंगी क्रीम लूंगी, महंगे सीरम्स लूंगी, तो ही जो है वो मुझे रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा हमें जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा हमें जो है वो यकीन होना चाहिए। कोई भी चीज जब तक आप इस यकीन के साथ नहीं यूज करेंगे, चाहे आप कोई भी घर से कोई भी, अगर आप कोई भी, अब जैसे आजकल जो है वो नज़ला, जुकाम, फ्लू, ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से बेहतर, जैसे आजकल आप अदरक का पानी लें, थोड़ा सा उसमें आप हनी डाल लें, नीम गर्म सा करके उसमें आप एक लौंग डाल लें, ज़रा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल लें। ये मैं समझती हूँ कि वो सारी एंटीबायोटिक और वो कफ सिरप से
ये बेहतरीन आपका जो है वो कफ सिरप बिल्कुल। है। आपा के हवाले से आपको बताता चलूं जनाब, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिशियन ही नहीं, फेमस हर्बलिस्ट भी हैं और कुक भी बहुत अच्छी हैं और खाने भी बड़े जबरदस्त बनाती हैं और इसके साथ साथ आपको रेमेडीज भी बताती हैं। ब्यूटिशियन एक्सपर्ट भी है, मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी है आपा की। तो आपा मैं चाहता हूं हेयर स्टाइल अब बनना शुरू हो गया, हेयर स्टाइल के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं हाँ कि जी। हेयर मेकओवर किस तरह का किया जाएगा। हाँ जी, हेयर के लिए जो है ना, ये चीज भी आपने बात की, चेहरा बड़ा होता है, उस पे भी बैक कोमिंग करके और उसको जो है वो डबल कर दिया जाता है। जी आजकल चल रही है क्लिपिंग, चल रही है आजकल, टॉम चल रहा है आजकल, जो है वो उठे हुए बहुत ज्यादा जो है हेयर स्टाइल चल रहे हैं, बड़े बड़े हेयर स्टाइल चल रहे हैं। तो वो हेयर स्टाइल भी बनाते हुए थोड़ा सा आप पहले फेस कट को आप देखें कि आया इसके चेहरे के ऊपर ये जो मैं हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ वो सूट भी करेगा कि नहीं करेगा। अगर बहुत गोल फेस है, हैवी फेस है, हैवी अगर किसी की फिजिक है, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर आप बहुत हैवी जो है वो हेयर स्टाइल ना दें, थोड़ा कंटोरिंग के साथ उसको करें, थोड़ा सा इस तरह का स्टाइल हो कि उसकी नेक और थोड़े फेस पे बाल आए, और थोड़ा सा जो है वो बैक कोमिंग को उस फेस पे जो है वो वाइट करें, थोड़ी सी बेशक टॉप के ऊपर दें कि थोड़ी सी जो है वो उसकी लंबी फेस की लुक आए, ना कि उसको और गोल मटोल कर दें। अच्छा आपा, ये भी देखने में आ रहा है कि खवातीन हेयर्स को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं और जब आयरन किया जाता है, हाँ जी। स्ट्रेटनर लगाया जाता हाँ है, जी। उससे हीट से डैमेज भी होते हैं बाल। बहुत ज्यादा। तो उसको किस तरह से कवर करना है? हाँ आपको जी। ड्रायर के जरिए या हीट के जरिए कर रहे हैं, हाँ वो जी। डैमेज होने से किस तरह से बचाए? अब हाँ जैसे जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, जब हाँ स्टाइलिंग जी। रोजाना की बुनियाद पे करनी हाँ पड़े जी। शो के लिए, जी, जी, तो जी। बाल काफी वीक हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वीक हो जाते हैं। आजकल प्रोटेक्टिव जो है वो आए हुए हैं, आयरन हीट प्रोटेक्टिव जो है वो सीरम्स आए हुए हैं, इस तरह की प्रोडक्ट आई हुई हैं कि आप उन्हें जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है, सिंपल आप क्या करें, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, 3 हिस्से अगर पानी है, एक हिस्सा उसके अंदर आप एलोवेरा जेल का डाल लें, एक उसके अंदर विटामिन ई का जो है वो कैप्सूल डाल दें, उसको आप अच्छे से ब्लेंड करके शेक कर लें। वो आप पहले बालों पे पूरे स्प्रे करके ड्राई करके आप आयरन वगैरह करेंगे, एक प्रोटेक्शन हो जाएगी बालों की। वो ठीक। आपके अपने बालों का जो मॉइस्चर है वो उसके साथ जो है वो नहीं जाएगा, बाल ड्राई नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, बल्कि बालों में इसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो सिल्की होंगे और बालों में बहुत ज्यादा जो है वो शाइन आएगी। आपा ये तो बड़े सस्ते और अच्छे टोटके आप बता रही हैं। हाँ ये जी। तो वो चीजें थी जो कि हजारों रुपए की मार्केट से परचेज करनी पड़ती थी। बिल्कुल। अगर हेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, हीट प्रोटेक्टेंट अगर आप हाँ लेने जी, जाएं, हाँ जी, तो बिल्कुल। अच्छे ब्रांड्स के वो हजारों रुपए में परचेज बिल्कुल, करने पड़ते हैं। 1200 रुपए का 500 ml में, 600 ml में 1500 का, 1200 का, इस तरह से मिलता है। तो अगर आप इस तरह से, अगर आप पार्लर पे भी जा रही हैं, आपने आयरन करवाना है या आपने कोई भी इस तरह का वर्क करवाना है, तो आप खुद से ये सीरम बना के अपने बालों पे लगा के चले जाएं, ताकि अगर पार्लर वाली, सैलून वाली नहीं भी यूज कर रही, तो आपके अपने बाल हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल, आपको खुद ख्याल करना चाहिए और अगर खुद ख्याल नहीं करते तो अगला भी नहीं करेगा। नहीं करता, सारी जिम्मेदारी आप दूसरे पे नहीं डालें। और तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। आप मतलब जी। ब्यूटिशियन के पास जा रहे हैं, अगर 10 क्लाइंट्स उसके पास बैठे हैं, वो अकेला आप पे तवज्जो नहीं दे नहीं तो रहा, आपको बिल्कुल। बताना पड़ेगा उसे कि बिल्कुल ऐसे ये ही जो है। है चीजें वो आप करें। देखें कि क्लाइंट जो है ना, मोस्टली जो है वो पैसा खर्च नहीं करता, वो चाहता है कि 500 1000 वाले में उसका जो काम है ना, वो रिजल्ट उसको जो है वो 5000 वाला, 4000 वाला चाहिए। तो उसमें ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जितने सैलून्स हैं ये, और मोस्टली जो है वो सैलून्स आजकल इन चीज़ों को जो है वो बनाती भी हैं, यूज़ भी करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो उनकी गुडविल आ जाती है और दूसरे नंबर पे उसने क्लाइंट को रिजल्ट देना है, चाहे वो 500 वाला फेशियल करवा रहा है, चाहे 5000 वाला करवा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसने हर हाल में अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए जितनी ये वाली रेमेडीज हैं, ये चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करना पड़ता है और फॉलो करने से ही जो है वो बजट भी बचा सकती हैं और अपने क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट और अच्छा काम भी जो है। अच्छा, आप ये बताइएगा, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए एलोवेरा जेल का तो आपने बताया, ऑयलिंग अगर करनी हो, हाँ जी, तो ऑयल भी बनाने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं कि कौन से विटामिन इसमें डाले जाएं, प्याज का पानी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरह की चीजें। हाँ जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करके हमें ऑयल बनाना चाहिए? अब कोई घर पे बैठे रेसिपी क्या बताएं? जरूर जरूर, क्योंकि आगे जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बार बार जो है वो गर्म पानी से बाल धोने होते हैं, नहाना होता है, बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ आ रही होती है, और आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑयलिंग भी नहीं करते, वो ऑयलिंग को भी अवॉइड करते हैं। तो उसमें यह है कि एक मैं हेयर मास्क बताती हूँ कि जो लोग जो है जो
आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ऑयल को अवॉइड करती है, उसके लिए सिंपल एलोवेरा जेल का तो पौधा घर में हर हाल में होना चाहिए। वो आपके तकरीबन खासकर सर्दियां क्या गर्मियां क्या, आपकी स्किन क्या, आपके हेयर क्या, आपकी हेल्थ क्या, सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है वो सॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आपका, लेकिन साथ साथ मैं शैला को बताता चलूं 2 से 3 मिनट रह गए हैं। शैला जरा एक्सपर्ट्स अपने हाथ जो हैं वो दिखाएं, चलाएं जल्दी जल्दी, ताकि हम ऑडियंस को दिखा सकें। तो आपा मैं चाह रहा था उस पेस्ट के हवाले से जो आप बता रहे एलोवेरा आप जेल लें, उसके अंदर सपोज अगर 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ली है आपने, उसके अंदर 10 से 15 कतरे आप कोकोनट ऑयल के डालने या आलमंड के डालने या ऑलिव ऑयल के डालने या सरसों के तेल के डाल के सिंपल इसको आप बालों को वॉश करने के बाद 5 मिनट के लिए बालों में लगा लें। उसके बाद आप सादे पानी से अपने बालों को धो दें। बिल्कुल आप ठीक है। उससे ये होगा कि बालों में एक शाइन आ जाएगी, बालों में एक मॉइस्चर आ जाएगा, आपकी अगर डैंड्रफ का इशू है वो खत्म हो जाएगा। और अगर सर्दियों में बहुत ज्यादा जिन लोगों के डैंड्रफ है, कोशिश करें कि बालों को धोने के बाद ऑयलिंग करें, कोई भी सरसों का ऑयल लगा के स्टीम जरूर लें। अच्छा खाला, आपा अगर नेल ग्रोथ की बात की जाए, खवातीन इस हवाले से भी बड़ी कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि हाथों की और पाँव की खूबसूरती उनका मानना होता है कि नाखून अगर अच्छे हैं तो उससे खूबसूरत नजर है। उनके लिए कोई ट्रीटमेंट? हाँ, नेल अगर टूट रहे हैं, नेल्स जो है वो अगर कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, अगर नेल टूट रहे हैं आप फटकड़ी के पानी के अंदर 5 मिनट डिप करें, उससे भी आपके नेल जो है वो बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, टूटने रुक जाते हैं। अगर जो लहसुन है, लहसुन को छील के उसके जो जोए हैं वो आप नेल्स पे अच्छी तरह से इसके क्यूटिकल्स वगैरह में लगाएं, 5-10 मिनट के लिए लगा रहे, बाद में आप वॉश कर दें, वो भी आपके नेल्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल देखने को आता है कि खवातीन इन टोटकों की तरफ जाती नहीं है। आर्टिफिशियल इतने अच्छे आ चुके हैं, इतने इजी वे में कि लें, क्लिप करें, दैट्स इट। लेकिन वो बाद में जो है वो फंगस और इस तरह के बहुत ज्यादा 3-3 माह के लिए आजकल नेल एक्सटेंशंस चल रही हैं इस तरह की, एक तो वजू नहीं होता और दूसरे नंबर पे जाहिर सी बात है कि वो एक इतने अरसे के लिए चीज लगी रहती है, तो बहुत ज्यादा इस तरह से स्किन के और इस तरह जो ओरिजिनल है वो फिर ओरिजिनल है। तो अगर आप केयर देखें, मेन चीज बात आ जाती है आपकी हेल्थ की। आप अगर फ्रेश जूसेस, अब आगे मौसम आप देखें गाजरों का आ रहा है, गाजर के अंदर रिच विटामिन ए है और विटामिन ए आपकी स्किन, हेयर, नेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एबीसी जूस जो है वो गर्मियों में नहीं आपको टाइम मिलता, नंबर 2 गाजर जो है वो मौजूद नहीं होती गर्मियों में, सर्दियों में इंतहाई सस्ती होती। एबीसी जूस अगर आप पीना शुरू कर देते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट, सी फॉर कैरेट, ये तीनों का जूस अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी हेल्थ, आपकी आईज, चीजें आपका हेड टू टो जो है ना आपका, आप देखें कि आपका बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूं, हमारी मॉडल आज की तैयार हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले कि मॉडल जो है उनको तैयार किया गया है, मेकओवर किया गया है, हेयर स्टाइल बनाया गया है और शहला ने अपने हाथों का जादू जो है वो दिखा दिया है और जादू का असर भी आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल जो है आज बड़ी खूबसूरत तरीके से शैला की तरफ से तैयार की गई हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका आज के शो के अंदर आने के लिए। शैला आपका और आपकी मॉडल्स का बहुत शुक्रिया आज के शो के आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।